गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज की इस श्रृंखला का विषय है काव्य दोष। भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत संस्कृत काव्यशास्त्र, हिंदी काव्यशास्त्र और प्रकारांतर से कहीं कहीं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विषयक मतों पर विचार करते हुए हम काव्यशास्त्र के अनेक विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले हमने काव्य गुणों पर भी विमर्श किया है। कविता में गुण कौन कौन से हैं उसका विस्तार से विवेचन हमने किया, जैसे प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण आदि। ये तीन गुण तो सर्वविदित हैं, प्रचलित हैं, लेकिन रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने जब रीति सिद्धांत की विवेचना की तो उन्होंने विस्तार से कविता के दोषों पर और कविता के गुणों पर भी चर्चा की। हालांकि काव्य दोष और काव्य गुण ये मौलिक रूप से रीति सिद्धांत की देन नहीं है। इससे पहले भी आचार्य भरत मुनि से लेकर और आगे तक के संस्कृत आचार्यों ने इन दोनों विषयों पर विवेचन किया, लेकिन संख्या जो प्रारंभ में काव्य गुण और काव्य दोषों की बहुत कम थी, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण तक पहुंच गई। इसी तरह काव्य दोषों का भी यही रहा। वो कौन से गुण हैं जिसके आने से कविता ग्राह्य हो जाती है, सुंदर हो जाती है, कालजयी हो जाती है, विमुग्ध करने वाली हो जाती है, इस पर तो विवेचना हुई। और इसलिए कविता में यदि गुण आ जाएं तो काव्य का वैशिष्ट्य और बढ़ जाता है। इसी के ठीक विपरीत कविता में यदि दोष आ जाएं, और दोष अनेक प्रकार के हैं, उन अनेक प्रकार के दोषों की विवेचना हमारे यहाँ शास्त्रीय ग्रंथों में समालोचना में विस्तार से की गई है। उसी काव्य दोष विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा कि वामन से पूर्व भी इस पर चर्चा हुई है, लेकिन आचार्य मम्मट ने जब काव्य दोषों पर विचार किया तो उन्होंने कहा मुख्यार्थ हितिर दोषः, यानी जो कविता के मुख्य अर्थ यानी वाच्यार्थ जो अभिधा से व्यक्त होता है, उस मुख्य अर्थ की यदि किसी भी कारण से हानि होती है, जो कवि का अभीष्ट है, यदि किसी कारण से वह अभीष्ट अवरुद्ध हो जाता है, खंडित हो जाता है, संचरित नहीं हो पाता है, तो कविता में दोष आ जाता है। इसलिए आचार्य मम्मट की दृष्टि में मुख्यार्थ के संप्रेषण में या रस की हानि में, जिसको रस का अपकर्ष भी कहा गया, अगर कोई भी कारण आता है तो वो कविता का दोष होता है। काव्य दोष को रस के संचरण में या रस के आस्वाद में 3 प्रकार से बाधा माना गया। इसकी चर्चा करते हुए भी विस्तार से विवेचना आचार्यों ने संस्कृत काव्यशास्त्र में और हिंदी के जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, उन्होंने भी की है। ये जो 3 प्रकार के काव्य दोष रस संचार में बाधा बनकर उपस्थित होते हैं, उनमें पहला रस दोष जिसकी चर्चा विस्तार से हुई, जो रस के अपकर्ष में अग्रिम होता है, आगे आता है, ऐसा काव्य दोष जहां रस की प्रतीति ही ना हो, रस का बोध ही ना हो। और अगर कविता में रस का बोध ही ना हो, क्योंकि रस तो बहुत है, 9 प्रकार के रसों की चर्चा शास्त्र में की गई, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस आदि। लेकिन कविता पढ़कर या पढ़ते हुए यदि रस की प्रतीति ही ना हो ग्राहक को, पाठक को, तो वह काव्य दोष है।
क्योंकि जिस किसी रस की परिकल्पना करके संरचना तैयार करते हुए प्रतिष्ठित करने का संकल्प लेके कवि आगे बढ़ता है और उसी रस की प्रतीति यदि नहीं होती तो यह कविता में दोष है। प्रतीति, दूसरा दोष जिसकी तरफ संकेत किया कि प्रतीति हो भी लेकिन विलंबित हो, यानी बहुत देर से उस रस का बोध हो, यह भी दोष माना गया। होना तो चाहिए कि कविता पढ़े और पढ़ते ही व्यक्ति को, ग्राहक को, पाठक को यह ज्ञात हो जाए कि ये इस रस की कविता है और ये इसका स्थायी भाव है और ये इसकी आस्वाद की स्थिति है। इस तरह प्रतीति विलंब से होना भी काव्य दोष है। और तीसरा दोष, प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष हो, यानी अगर हमें ये लग रहा है कि ये श्रृंगार रस की कविता है, वीर रस की कविता है, करुण रस की कविता है, लेकिन उसमें रस की हानि हो रही है, ऐसा प्रतीत होते हुए भी रस का अपकर्ष यदि कविता में होता है तो उसे भी काव्य दोष कहा गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि रस संचार में यानी रसास्वादन में 3 प्रकार की बाधाएं जो काव्य दोष के अंतर्गत आती हैं, इसकी चर्चा मम्मट ने विस्तार से की है। आचार्य वामन, जिन्होंने मूलतः गुण और दोषों का विस्तार से अंगोपांगों के साथ विवेचन किया, उन्होंने गुण विपर्यात्मनो दोषः इस तरह का कथन प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया कि कविता में यदि गुण हैं, जिसकी चर्चा हमने की, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण आदि या अन्य गुण भी, वो जो गुण हैं अगर वह विलुप्त हो गए, अभाव है उनका, तो इसका मतलब कविता में दोष आ गए। तो अभावों की, गुणों की अभावात्मक स्थिति या गुणों की अनुपस्थिति, ये काव्य दोष का कारक बनती है। वामन ने रीति सिद्धांत का विवेचन करते हुए रीति रस्य काव्य आत्मा, काव्य की आत्मा घोषित करते हुए गुणों और दोषों पर जब चर्चा की तो उन्होंने गुणों के 4 भेद बताए थे कि जहां पर वो गुण अगर अनुपस्थित है तो फिर ये वाले दोष पैदा होंगे, पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ रूप वाले दोष। इस तरह से 4 मुख्य दोषों का गुणों के अभाव में उल्लेख वामन ने किया था। अब इन 4 में जो पहला दोष बताया वह था पद दोष। हम जानते हैं कि वाक्य में पद उसकी इकाई होती है। वामन ने 5 पद दोष प्रारंभ में गिनवाए। पहला, असाधु। ये जो असाधु है, इससे अभिप्राय है व्याकरणिक अशुद्धि, यानी कविता में व्याकरण की दृष्टि से यदि कुछ अशुद्ध शब्द, पद, वाक्य अगर वो अशुद्ध हो गया है तो वहां पर यह दोष आता है। जैसे बहुत बड़े बड़े कवियों ने इस प्रकार की अशुद्धियां, कभी तो यह अशुद्धि अनायास हो जाती है, कभी छंद की बाध्यता के कारण, मात्रा की बाध्यता के कारण भी होती है। इसलिए कवि व्याकरण के अनुसार नहीं चलता, कहा जाता है कि व्याकरण कविता के और कवि के अनुसार चलता है। तो व्याकरण, जैसे कौन तुम हो बसंत के दूत, प्रसाद ने कामायनी में दूत शब्द का प्रयोग श्रद्धा के लिए किया और दूत पुल्लिंग है, श्रद्धा स्त्रीलिंग है, तो व्याकरणिक दृष्टि से वो दोष है। लेकिन महाकवि होने के नाते उस दोष को हम रेखांकित नहीं करते, इसलिए असाधु प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से कवि की कविता में यदि कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसे असाधु दोष कविता में कहा जाता है और यह असाधु दोष पद दोष के अंतर्गत आता है। दूसरा, कष्ट। कष्ट कैसे कि कविता सुन रहे हैं आप,
या पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए या सुनते हुए मूलतः श्रवण के समय कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग, आप जब सुने कविता कवि के मुख से, तो ऐसा लगे जैसे कानों को, कर्णेंद्रियों को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत अच्छा रुचिकर नहीं लग रहा है। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग, इस तरह के वाक्य विन्यास का प्रयोग, गति अन्विति का प्रयोग, ये कष्टप्रद जब हो तो वह भी दोष के अंतर्गत माना जाता है और उसे भी पद दोष कहा जाता है। ग्राम्य दोष, स्वाभाविक है कि वह ग्रामीण जो शब्दावली है, यदि उसका बाहुल्य हो जाए और बोधगम्यता अवरुद्ध हो जाए तो वह भी पद दोष माना जाता है। अप्रतीत एक और चौथा पद दोष है। इसका मतलब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जिसकी प्रतीति पाठक को ना हो, इसलिए अप्रचलित शब्द, जो जिनको पढ़कर या सुनकर पाठक को यह लगे कि उसे यह पता नहीं लग रहा कि यह शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो यह प्रतीति न होना यानी अप्रतीति दोष, इसका उल्लेख भी वामन ने किया है। और फिर अनर्थक प्रयोग, पांचवा जो है, 5 दोष पद दोष गिनवाए वामन ने, उसमें अनर्थक एक दोष भी गिनवाया। अनर्थक माने जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थात निरर्थक। तो इस प्रकार के प्रयोग को पद के अंतर्गत या पद के साथ जब हम देखते हैं, जहां पर कोई अर्थ ग्रहण नहीं होता या निरर्थकता ही प्रतीत होती है, वहां पर अनर्थक पद दोष का उल्लेख वामन ने किया है। और कवियों द्वारा लिखित कविताओं में इस प्रकार के उदाहरण बहुत बार मिलते भी हैं। कभी कभी उस तरह के शब्द न भी हों तो काम चल सकता है, लेकिन कवि ने प्रयोग किया है, वो छंद की बाध्यता है या अन्य कोई कारण है, वो एक अलग प्रश्न या अलग मुद्दा होता है। दूसरा बड़ा प्रकार दोषों का पदार्थ दोष खंड है। वामन ने जैसे पद दोष 5 बताए, ऐसे ही पदार्थ दोष भी उन्होंने 5 गिनवाए। अब ये जो 5 पदार्थ दोष हैं, ये क्या है? इसमें पहला दोष बताते हैं अन्यार्थ, जहां पर शब्द प्रयोग अवांछित अर्थ के रूप में हुआ हो, भिन्न अर्थ के रूप में हुआ हो, यानी वांछित भी हो तो भिन्न अर्थ हो। कभी कभी अन्यार्थ जो होता है वो कवि सायास भी प्रयुक्त करता है, अप्रस्तुत के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कई दोनों स्थितियां दिखाई देती हैं जहां शब्द का भिन्न अर्थ में प्रयोग हो, जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तो भिन्न अर्थ में प्रयुक्त है, या रहीमन पानी राखिए। तो कवि आदि जब इस प्रकार के अनायास प्रयोगों से शब्द को भिन्नार्थ की ओर इंगित करते हैं, तब वह अन्यार्थ दोष माना जाता है। नेयार्थ दूसरा दोष है, जिसका अर्थ है कल्पना से परे, कल्पनातीत, यानी नितांत काल्पनिकता से भिन्न अर्थ का द्योतक जो दो शब्द होता है, वह पदार्थ दोष के रूप में जाना जाता है, इसलिए उसे नेयार्थ कहा जाता है। तीसरा गूढ़ार्थ दोष, यानी गूढ़ अर्थ को व्यंजित करने वाला, व्यक्त करने वाला दोष गूढ़ार्थ दोष है। इसे अप्रसिद्ध अर्थ वाला दोष भी कहते हैं। प्रसिद्ध अर्थ वाले प्रयोग हो तो उसमें उतनी कठिनाई नहीं होती, लेकिन गूढ़ार्थ हो तो उसको दोष माना गया। चौथा अश्लीलत्व वाला दोष। कवियों ने कविताओं में इस तरह के प्रयोग भी किए हैं जहां पर शब्द चयन से, पदबद्ध से, विन्यास आदि से ये कठिनाइयां आई हैं। पांचवा क्लिष्ट दोष। क्लिष्ट यानी दुरूह, कठिन, जहां अर्थ दुरूह हो, बोधगम्य ना हो, वहां पर क्लिष्ट दोष की चर्चा की गई है। तो वामन ने पद के 5 दोष
पदार्थ के 5 दोष ये गिनवाए। उसके बाद वाक्य दोषों का भी उल्लेख किया और 3 प्रकार के वाक्य दोष वामन गिनवाते हैं। पहला भिन्न वृत्ति वाला दोष, दूसरा यति भ्रष्ट वाला दोष और तीसरा विसंधि वाला दोष। तो व्याकरण की दृष्टि से यदि वृत्ति भिन्न हो जाए, यदि यति भंग हो जाए, यदि विसंधि आदि की स्थिति पैदा हो जाए तो वहां पर वाक्य दोषों की परिकल्पना वामन करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने वाक्यार्थ, वाक्य और अर्थ दोनों को मिलाकर वाक्यार्थ दोषों का जब उल्लेख किया तो 7 प्रकार के वाक्यार्थ दोषों की ओर भी इंगित किया। इस तरह 5 पद दोष, 5 पदार्थ दोष, 3 वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष और 7 वाक्यार्थ दोष। तो ये जो कुल 20 दोषों का उल्लेख उन्होंने किया है। तो पहला वाक्यार्थ दोष व्यर्थ। व्यर्थ माने पूर्वापर संबंध कविता में, विशेष रूप से प्रबंध कविता में तो होता है, मुक्तक में भले ही ना हो, लेकिन अगर पूर्वापर विरोधी कोई प्रयोग हो तो वह दोष माना जाएगा। कोई कथन पहले प्रस्तुत किया गया, उससे अगले कथन में जो बात कही जा रही है वो पूर्व कथन की विरोधी बात हो तो उसे व्यर्थ दोष कहा गया है। एकार्थ दोष यानी एक ही अर्थ की आवृत्ति, एक ही अर्थ की आवृत्ति यदि फिर से हो उसे एकार्थ दोष गिनवाया। संदिग्ध दोष, तीसरा दोष संदिग्ध, जहां पर बहुत निश्चित स्थिति ना हो, संशय बना रहे, यानी है कि नहीं है कि नहीं है, ये भी एक दोष है, उसका उल्लेख भी वामन ने किया है। अप्रयुक्त दोष यानी जो प्रयुक्त न होने वाली रचना है, शब्दावली है या प्रयोग है, उससे भी दोष पैदा होता है। अपक्रम यानी जहां पर क्रमिक अर्थ की प्रस्तुत ना हो, अर्थ भी क्रम में आना चाहिए, एक के बाद एक क्रमशः। अगर ऐसा नहीं है, बाद का अर्थ पहले, पहले का अर्थ बाद में आ रहा है, तो फिर वह अपक्रम दोष है। अलोक, अलोक माने जो लोक से परे हो, जिसका अर्थ देश काल और प्रवृत्ति आदि से विपरीत हो, उसके विरुद्ध हो, उसको अलोक दोष वामन ने बताया है। विद्या विरुद्ध दोष का उल्लेख भी वामन करते हैं, जिसका अर्थ है कला और शास्त्र दोनों के सिद्धांतों के जो विरुद्ध हो, क्योंकि कला और शास्त्र विद्या है और इन दोनों के यानी विद्या के विरुद्ध यदि कोई प्रयोग दिखाई पड़ता है तो उसे विद्या विरुद्ध दोष कहा जाता है। इस तरह दोष आदि कविता में काव्य दोष आदि का विवेचन बहुत सरल, स्पष्ट और वर्गीकरण की वैज्ञानिकता के साथ हमारे समक्ष आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वामन ने रीति सिद्धांत के अंतर्गत काव्य गुण और काव्य दोषों की विस्तृत विवेचना करते हुए इस विवेचन को उदाहरणों के साथ, भेद उपभेद आदि के साथ सरल स्पष्ट बनाने का हर संभव यत्न किया। इसलिए वामन का जो दोष निरूपण है, दोष वर्णन है, वो गुणवान है, बहुत सारे वैशिष्ट्य के साथ हमारे समक्ष आता है, क्योंकि वो बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल है। जबकि तुलना में गुण विवेचन, उसमें कई दोष आ गए। तो वामन ने रीति संप्रदाय के संदर्भ में काव्य गुण और काव्य दोष आदि का विस्तृत विवेचन किया है और उसी को हम शास्त्र में दोष निरूपण के रूप में देखते भी हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रसापकर्षका दोषः यानी रस के अपकर्ष के कारक
जो भी है वही दोष है। रस अनुभूति, रसास्वाद के मार्ग में जो भी बाधा बनते हैं कारण, वही रस दोष कहलाते हैं। उसके बाद आचार्य दंडी, उन्होंने भी दोष विवेचन को आगे बढ़ाया और मुख्यार्थः विघातका दोषा ऐसा कहकर कवि के मुख्य अर्थ को विघटित करने वाली सामग्री, मुख्य अर्थ में संप्रेषण में बाधा बनने वाली सामग्री, उसको वो दोष, काव्य दोष कहते हैं। तो दंडी ने मुख्यार्थ विघातका दोषा ऐसा कहकर दोष विवेचन की अवधारणा को स्पष्ट किया। आचार्य भरत मुनि जो आदि आचार्य हैं, उन्होंने प्रारंभ में ही गुण के विपर्य को दोष बताया था। यानी जो गुण के विपरीत है, विपर्य है, वही दोष है। तो गुण की अनुपस्थिति दोष का कारक है। इसलिए आचार्य भरत मुनि ने कविता के 10 दोष गिनवाए थे, जिसका लाभ वामन ने भी लिया। गूढ़ार्थ यानी क्लिष्ट अर्थ, अर्थांतर यानी अर्थ का अंतरण जहां हो जाता है, कुछ अन्य अर्थ जहां पर प्रकट होने लगता है। अर्थहीनता भी एक दोष भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में उल्लेख करते हुए गिनवाया है। भिन्नार्थ भी, भिन्न अर्थ का द्योतक जो प्रयोग होगा वह भी दोष की कैटेगरी में, उसकी श्रेणी में आएगा। एकार्थ, एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग, यानी अनेक शब्द जब एक ही अर्थ के द्योतक हों तो वहां पर एकार्थ दोष की बात की गई है। अभिप्लुतार्थ, बहुत से अर्थों में जहां आंतरिक अन्विति या लय खंडित हो जाए, उसका अभाव दिखाई दे, उसे अभिप्लुतार्थ दोष कहते हैं। न्यायादपेत यानी तर्क रहित, जिसमें कोई तार्किक आधार न दिखाई दे, उसका अभाव हो जाए, वहां न्यायादपेत दोष का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। विषय छंदोभंग, यानी छंद का यदि मात्रा आदि का, वर्ण आदि का विधिवत प्रयोग न हो और कविता में वह छंद भंग की स्थिति पैदा करे, तो उसे विषय दोष भी कहा गया है। विसंधि यानी संधियों का अभाव। संधि भी व्याकरणिक दृष्टि से व्याकरणिक कोटि में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए विच्छेद और संधि दोनों का संदर्भ रखते हुए जहां संधि का अभाव हो जाए वहां विसंधि, और जहां शब्दहीन दोष का उल्लेख करते हुए कहा कि हीन शब्द का प्रयोग, शब्दहीन का अर्थ शब्द रहित नहीं है, हीन माने हीन शब्द का प्रयोग यदि कविता में आ जाता है तो वहां शब्दहीन दोष का उल्लेख भरत मुनि करते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि उद्वेग जनको दोष है, यह भी कहा गया, यानी काव्यास्वाद में बाधक उद्वेग जनक तत्व कविता में दोष पैदा करते हैं। आचार्य व्यास ने, आचार्य भामा ने, भामा तो यहां तक कहते हैं कि दोषों की संख्या 21 है। जिस वामन ने दोषों की संख्या 20 गिनवाई, भामा उससे भी आगे बढ़ गए और वो संख्या उन्होंने 21 कर दी। दंडी ने दोषों की संख्या 10 मानी। आचार्य आनंदवर्धन ने दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया। काव्य दोष नहीं, काव्यों ने अनौचित्य, क्योंकि औचित्य सिद्धांत की चर्चा हमने देखा कि क्षेमेंद्र ने विस्तार से की। औचित्य जो उचित नहीं है वो अनुचित है, और अनौचित्य क्या है? वह जो दोष है, जो कविता में दोष होता है वही अनुचित होता है। तो काव्य दोषों के भेदों का विवेचन करते हुए आनंदवर्धन ने नित्य दोष और अनित्य दोष, ये 2 प्रकार के दोष विशेष रूप से गिनवाए।
जैसा कि शब्दों से ही विदित है। नित्य दोष वो दोष है जो सदा सर्वदा कविता में रहते ही हैं, बने रहते हैं, वो कभी कभार नहीं आते, वो तो रेगुलर नियमित रूप से नित्य उनकी उपस्थिति कविता में दिखाई पड़ती है। इस तरह किसी न किसी रूप में काव्य में उनकी स्थिति बनी रहती है, इसलिए नित्य दोष है। और अनित्य दोष वे दोष माने जाते हैं जो एक परिस्थिति के दबाव में किसी कारण से कविता में आ जाते हैं, और दूसरी परिस्थिति में जब स्थिति बदलती है तो उनका निराकरण या परिहार भी हो जाता है। अर्थात वे दोष दोष नहीं रहते, वो अनित्य दोष है। कभी कभार दोष आ गया और फिर स्थिति बदली तो दोष का निवारण हो गया। जैसे श्रुति कटुत्व, कभी कभी कोई शब्द, कोई पदबंध कर्ण कटु आ गया तो वह श्रुति दोष माना जाता है। लेकिन श्रृंगार वर्णन में एक दोष वीर रस का आ जाना, भयानक रस का आ जाना, विभत्स रस का आ जाना, रौद्र रस में अगर ये आए तो गुण होते हैं, लेकिन अगर श्रृंगार में आए तो ये दोष हो जाते हैं। इस तरह काव्य दोष में शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, इनका उल्लेख विस्तार से किया गया है। तो मित्रों, काव्य दोष वस्तुतः कविता में अनेक प्रकार के हैं जिसको काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने विवेचित किया है। तो कविता में जब हम दोषों की विवेचना पर विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं वो काव्य दोषों का विस्तार से विवेचन करते हुए अलग अलग तरह से दोषों की श्रेणियां बनाते हैं और ये बताते हैं कि दोष कुछ तो प्रमुख होते हैं, कुछ गौण होते हैं, कुछ अवांछित होते हैं, आ जाते हैं, कुछ कविता के व्याकरणिक व्यवस्था को काव्य की वस्तु के अनुरूप ढालने में आ जाते हैं। ऐसे अनेक कारण काव्य दोषों की उपस्थिति के माने गए हैं। यदि हम प्रमुख काव्य दोषों पर दृष्टि डालें तो पहला बड़ा काव्य दोष जो हमें देखने को मिलता है वह श्रुति कटुत्व दोष है। श्रुति यानी श्रवण। अगर हम कविता सुन रहे हैं, कवि के मुख से, मंच पर, कक्षा में, शिक्षक के मुख से या विद्यार्थी के पाठ से, तो जो श्रवण करने वाले, सुनने वाले जो भी ग्राहक हैं कविता के, विद्यार्थी भी हो सकते हैं और समुदाय भी हो सकता है, यदि उनको काव्य श्रवण की प्रक्रिया के अंतर्गत कतिपय शब्दों का प्रयोग कर्णकटु लगे, कानों में बहुत कठिन प्रतीति हो, कठोरता की प्रतीति हो, और कविता का जो रस है उसकी प्रतीति ना हो, या वो उसका अपकर्ष हो या वो भंग हो जाए, तो ऐसे दोष को श्रुति कटुत्व दोष की श्रेणी में रखा गया। बहुत सारे कवियों की कविताओं में, संस्कृत, हिंदी में या तमाम भारतीय भाषाओं में या अंग्रेजी आदि में भी हम ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, भर्त्सना से भीत ही वह बाल तब चुप हो गया। अब कविता में भर्त्सना शब्द का प्रयोग ये उतना सहज, उतना बोधगम्य, उतना सरल, उतना कर्णप्रिय नहीं लगता। भर्त्सना शब्द की जो संरचना है उसके उच्चारण में या श्रवण में कुछ विशिष्ट प्रयत्न करने पड़ते हैं बोधगम्यता तक पहुंचने के लिए। इसलिए भर्त्सना से भीत ही वह बाल तब चुप हो गया, जब कवि ये कहता है तो वह कानों को बहुत कटुत्व बोध होता है। तो कविता जो बोधगम्य हो, सहज हो, सरल हो,
विषय कैसा भी हो, वीर रस की कविता भी हो सकती है। प्रसाद ने हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जब इस तरह से वो कविता लिखते हैं तो वहाँ कोई श्रुति कटुत्व या कर्ण कटुत्व का दोष पैदा नहीं होता। निराला जब राम की शक्ति पूजा लिखते हैं और उसको जब हम प्रवाह में अन्विति के साथ पढ़ते हैं तो ये कर्ण कटुता वहाँ महसूस नहीं होती है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कई कवियों ने किया है, वो काव्य दोष है। और ये काव्य दोष अगर है तो यह वस्तुतः कवि का भी दोष है कि उसने कविता में, कविता जैसी कोमल कांत पदावली में इस प्रकार के कर्ण कटु जो बहुत ही दुरूह शब्द हैं, कठिन और क्लिष्ट शब्द हैं, कानों को अप्रिय लगने वाले शब्द हैं, उनका प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए। च्युत संस्कृति दोष, जहां किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल हो जाए, यानी व्याकरण विरुद्ध या व्याकरण के ठीक विपरीत खड़ा होने वाला शब्द, ऐसे शब्द का प्रयोग हो, वहां पर च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। जो व्याकरण भाषा की संस्कृति है वो च्युत होना माने फिसल जाना, उससे अलग हट जाता है। अब ऐसे कविता के उदाहरण भी सभी भाषाओं में खूब मिलते हैं। ये कवि इस प्रकार के दोष सायास पैदा नहीं करता। एक कविता की रवानगी में, और कहा जाता है कि कवि व्याकरण से चालित नहीं होता, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि तो जब कविता लिखता है तो व्याकरण भी तैयार होती जाती है, ऐसी भी एक मान्यता है। लेकिन जब हम व्याकरणिक कसौटी पर कविता को कसते हैं और कवि को कसते हैं तो फिर हमें प्रतीत होता है कि इतना बड़ा कवि, इतना महान कवि, इसकी कविता में, भाषा में व्याकरणिक दृष्टि से दोष आ गया है। तो जहां किसी भी शब्द का प्रयोग व्याकरण विपरीत होगा, प्रतिकूल होगा, वहां पर च्युत संस्कृति का दोष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, इस निराशता को छोड़ो, आशा से ले लो काम। अब ये निराशता जैसा शब्द तो कोई है नहीं, बहुत लोग इस तरह के शब्द बना लेते हैं, है ना। तो ये जो बना लेने वाली वृत्ति है ये व्याकरण विरुद्ध है। निराशा होता है, निराशता नहीं होता। अब यहाँ कविता की अन्विति की बाध्यता होगी, कवि को निराशता ज्यादा प्रिय लग रहा होगा, या उसने कुछ नया प्रयोग करने की दृष्टि से इस शब्द का प्रयोग किया होगा। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जब हम व्याकरणिक मूल्यांकन करते हैं कविता का, तो इसको व्याकरणिक संस्कृति दोष की कैटेगरी में या श्रेणी में हम रखते हैं। जैसे निराशता की तर्ज पर गद्य प्रयोग में, सामान्य प्रयोग में भी लोग ऐसे शब्द बना लेते हैं, तो वह भी दोष का एक परिचायक होता है। तीसरा जो प्रमुख दोष है कविता में, क्योंकि एक फैशन भी कभी कभी हो जाता है कि अश्लीलता जो है वह अनेक प्रकार की है। जिसकी अनुमति समाज न दे वह अश्लील है। जिस कार्य या घटना या स्थिति के लिए हमें असत्य वदन करना पड़े वह भी अश्लील है। अश्लीलता के कई रूप हैं। तो सामाजिकता के, संस्कृति के विरुद्ध जो प्रयोग, जो कथन, जो घटनाक्रम दिखाई देते हैं, उन्हें अश्लीलत्व दोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जहां कविता में अश्लील दोषों का प्रयोग हो, वहां इस दोष की चर्चा करते हुए आचार्यों ने यह बताया कि बहुत बार कवि कविता में न जाने किन दबावों में या किन वृत्तियों में आकर बहकर इस तरह के प्रयोग करता है। इधर आधुनिकता के संदर्भ में, पाश्चात्य संस्कृति के दबाव में भी इस प्रकार के दोष कविता में आए हैं। जैसे मीच आंख पिय की निरख, वायु दीन तत्काल।
अब ये जो वायु का प्रयोग यहाँ है, ये वात के रूप में है। वात, पित्त और कफ जैसे हम कहते हैं ना, तो वायु रोग जो पैदा होता है, तो प्रियतम के थोड़ा सा अवसर पाते ही आंख बचाकर उनसे ये जो वायु का निस्तारण है उसको भी एक दोष के रूप में कवि ने, आलोचकों ने विवेचित किया है। इसलिए अश्लीलत्व दोष, अब निर्वस्त्र का प्रयोग करना या श्रृंगार आदि में, संयोग आदि में, हालांकि मध्यकाल की कविता में इस प्रकार के प्रयोग हैं, लेकिन वो अश्लीलत्व की श्रेणी में नहीं आते। वो श्रृंगार का अतिरेक तो है, मर्यादा वहां भी है, लेकिन इधर आजादी के बाद की कविता में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जैसे जूही की कली में भी हम इस तरह का प्रयोग कभी कभी कहीं कहीं देख सकते हैं। अब उसे अश्लील है कि नहीं, ये पाठक या ग्राहक सापेक्ष या व्यक्ति सापेक्ष हो सकता है। कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ नहीं। कहा जाता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर चौथा दोष ग्राम्यत्व दोष, इसका भी उल्लेख किया गया। साहित्यिक रचना में सामान्य बोलचाल के या लोक के या ग्रामीण संस्कृति के शब्दों का प्रयोग जब बाहुल्य में होने लगता है तो ग्राम्यत्व दोष कविता में आ जाता है। इसका मतलब है कि भाषा की एक रूपता, यह भी उसकी सुंदरता की कारक होती है। यदि वीर रस की कविता है तो शब्दावली का विन्यास वैसा ही होना चाहिए। श्रृंगार रस की कविता है तो चयन शब्दों का वैसा ही होना चाहिए, है ना। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी, ये भी कहा। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत बीर में रस सिंगार न सुहात, और फीकी पे नीकी लगे बिन कहिए सोच विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। तो जो दोष है, अगर आभिजात्य संस्कृति की वस्तु है कविता में, तो शब्दावली भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। अगर पात्र ग्रामीण है और उसके संवादों में ग्रामीणत्व लाना है तो शब्दों का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एक शहरी व्यक्ति के प्रयोग में ग्रामीण शब्दों की उपस्थिति ये दोष है। जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। अब यहां शीश पर, सर पर इस तरह के प्रयोग होते तो कविता में ज्यादा रवानगी आती, ग्राह्यता आती, सहजता आती। मूड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है कि भगवान कृष्ण का शीश पर मुकुट धारण करने का वर्णन, तो मूल शब्द का प्रयोग, ये ग्राम चेतना का प्रयोग है कि मूड़ मुड़ाए हूँ रहे, है ना। ये जो ब्रज का या ग्रामीण संस्कृति के बाहुल्य का शब्द प्रयोग, तो यहाँ पर एक थोड़ी उस कविता की वस्तु के आधार पर, विषय के आधार पर थोड़ी बाधा दिखाई पड़ रही है। अप्रतीतत्व दोष, लोक आदि में या लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों की कविता में जब उपस्थिति होती है या प्रयोग होने लगता है तो अप्रतीतत्व दोष माना जाता है। यानी वो शास्त्रीय शब्द पारिभाषिक हो सकते हैं, अवधारणात्मक हो सकते हैं, वो शास्त्रीय शब्द जब लोक व्यवहार में, सामान्य बातचीत में, जीवन में प्रयुक्त होने लगे, तब कठिनाई होती है ग्राहक को, पाठक को, श्रोता को, इसलिए दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। अब यहां ये जो गोदावरी है, नदी है, विषमय यह गोदावरी, यहां विष शब्द का अर्थ जल के रूप में लिया गया है। विष का एक अर्थ जल भी है, लेकिन यहां पर ये सामान्य जनजीवन में
विष का अर्थ जहर है, और ये जहर से भरी हुई गोदावरी ऐसा कवि कह रहा है, ऐसा नहीं है। कवि कहना तो यही चाहता है कि अप्लावित है जल, भरी हुई नदी है, लेकिन लोक व्यवहार में विष शब्द का प्रयोग जहर के लिए होता है, जल के लिए सामान्यतः नहीं होता। इसलिए ये एक प्रकार का दोष है जो कविता में अवांछित रूप से आ गया है। तो अप्रतीतत्व यानी वह शब्द जिसके अर्थ की विधिवत प्रतीति न हो, वह अप्रतीतत्व दोष का कारक बन जाता है। तो यह उल्लेख भी प्रमुख दोषों में किया गया है। क्लिष्टत्व दोष, बहुत सारे प्रयोगों को शब्द के रूप में, पदबंधों के रूप में, मुहावरों के रूप में, लोकोक्ति आदि के रूप में, सूक्ति आदि के रूप में कवि जब प्रयोग करता है, तो यदि तो वह प्रयोग पाठकों के लिए सहज ही ग्राह्य और बोधगम्य होता है तो वो गुण होता है। लेकिन यदि अनेक उसे प्रयास करने पड़ रहे हैं, सहायक उपकरण ढूंढने पड़ रहे हैं, उसे अर्थ तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत परिश्रम करना पड़ रहा है, तो ये क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। इसलिए जो दृष्टकूट पदों में, जैसे उलट बासियां कबीर की हैं, या कूट पद सृजन करने वाले बहुत सारे कवि हैं, जहां पर कूटार्थ को जब तक हम न पकड़ें तब तक हम उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकते। तो दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली जिसका अर्थ गुणाभाग करके, यानी यत्न प्रयत्न करके कठिनाई से निकाला जाए, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी ऐसे करो, कभी वैसे करो, इस प्रकार से अवांछित अतिरिक्त प्रयास करके निकाले जाए, वहां पर क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नरवत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम। अब बड़ा कठिन है कि इस अर्थ तक पहुंचना ये उतनी सहज यात्रा नहीं है। नरवत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम। अब इसका अर्थ वही निकाल सकता है जिसको इस विषय वस्तु की, इस अनुशासन की, इस संदर्भ की पूरी समझ है। जैसे इसमें कहा क्या गया कि गोपियां क्या कह रही हैं कृष्ण के वियोग में, यदि हम नक्षत्र जिनकी संख्या 27 है और वेद, ये जो नखत शब्द है, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम। नखत माने नक्षत्र, वो 27 हैं, वेद वो 4 हैं, और ग्रह जो 9 माने गए, इन सबको जोड़ दें, 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह, तो कुल संख्या 40 हो जाती है। इस 40 का आधा नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम, इसका आधा करें यानी 20, 40 का आधा 20, तो 20 यानी विष। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम, इससे जो परिणाम निकल रहा है 20 माने विष, इसको खा लें तो हमें कौन रोक लेगा। गोपियां कह रही हैं कि अगर हम नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजे हम को, हम इसको ग्रहण करके आत्महत्या कर लें, मर जाएं, तो हमें कौन रोकेगा। पर ये बहुत क्लिष्ट अर्थ है, जहां तक पाठक का, श्रोता का, दर्शक का पहुंचना थोड़ा कठिन लगता है। इसी तरह न्यून पदत्व बोध, जो दोष के रूप में जाना जाता है, न्यून पदत्व दोष, जहां अभीष्ट अर्थ को, यानी जो वांछित अर्थ है, उसको सूचित करने वाले पद की कमी को और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द को जोड़ना पड़े। जो वांछित अर्थ है उसको कवि को
पाठक तक पहुंचाना है। और उसके लिए वो जिस पद का प्रयोग करता है उस पद की कमी को दूर कैसे करें और अर्थ को स्पष्ट कैसे करें, तो उसके लिए यदि कोई नए शब्द को जोड़ देता है कवि, और ऐसा बहुत बार होता है कि कवि को जोड़ना पड़ता है, तो वहां न्यून पदत्व दोष माना जाता है। जैसे केशव ने रामचंद्रिका में प्रयोग किया कि जब रावण अंगद को यह बताते हैं कि जिस राम के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, उसने तुम्हारे पिता का वध किया है, यानी बाली का वध किया है, और तुम उसकी मदद कर रहे हो, तो वो प्रलोभन देते हैं रावण के, भाई मैं तुम्हें धन धान्य से समृद्ध कर दूंगा, तुम्हें वानर राज फिर से बना दूंगा। बाली उनके पिता जो थे वो वानर राज थे, शक्तिशाली थे, तो मैं तुम्हें वो राजपाट जो सुग्रीव को दिया है वो तुम्हें लेकर दे दूंगा। इसलिए तुम कोशिश करो कि जो मैं कह रहा हूं वो करो कि मेरी सेना ले जाओ और चढ़ाई कर दो राम पर, लक्ष्मण पर, बंदी बना लाओ सुग्रीव को, हनुमान को, और ये सब कार्य मेरे लिए कर दो। ये बात अंगद कहते हैं, रावण कहता है अंगद से। तो अंगद कहते हैं पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। पानी यानी जल, पावक यानी अग्नि, पवन यानी हवा, और प्रभु, ये चारों साधु और असाधु को देखकर, सज्जन और दुष्ट को देखकर अलग अलग व्यवहार नहीं करते। भगवान का व्यवहार तो सज्जन और असज्जन समान व्यवहार वाला रहता है। इसलिए ये चारों तत्व, पानी, पावक, अग्नि, पवन और प्रभु, ये साधु हो या असाधु हो, उनके साथ कोई अलग प्रकार का व्यवहार उनका नहीं होता, समान व्यवहार होता है। इसलिए समान व्यवहार शब्द को यहां छोड़ दिया कवि ने, और अर्थ में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है। पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। अब ये अर्थ निकालना पड़ रहा है कि ये साधु और असाधु के लिए समान व्यवहार करने वाले तत्व हैं, इसलिए यहां पर न्यूनत्व पद या न्यून पद वाला दोष माना जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोष हैं, जो प्रमुख दोषों की कैटेगरी में, श्रेणी में आते हैं, उनमें अधिक पदत्व दोष भी इसके विपरीत है। पहले न्यून पदत्व था, अब अधिक पदत्व। जहां काव्य में अनावश्यक, अवांछित शब्दों का प्रयोग किया जाता है या हो जाता है, वहां पर अधिक पदत्व दोष माना जाता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, बढ़ जाता है, उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। यानी वो अवांछित और अतिरिक्त शब्दों का योग कविता में यदि हो और उनको निकालना पड़े तो निकाल दें, उससे कविता की सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ता, काव्य का सौंदर्य घटता नहीं है। ये अधिक पदत्व यानी अधिक पद आ गए हैं उसमें, जिसके बिना भी काम चल सकता है। तो जैसे लपटी पुहप पराग पद, सनी स्वेद मकरंद, यहां पर जो पराग शब्द है वो पुण्य का पर्याय प्रतीत होता है ना। अतः पुहुप शब्द की जरूरत ही नहीं है फिर यहां, ये अनावश्यक शब्द है, इसीलिए ये अधिक पद के रूप में कविता में आ गया है, इसीलिए इसको अधिक पदत्व दोष की श्रेणी में रखा गया। अक्रमत्व दोष भी प्रमुख दोषों में गिना गया है। आचार्यों ने इस पर विचार किया है। जहां कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त ना हो, वहां पर अक्रमत्व। उचित स्थान पर मतलब क्रमानुसार ना हो, अनुचित स्थान पर प्रयुक्त होना
उसका क्रम में जोड़ने में कठिनाई होना, यही अक्रमत्व दोष की श्रेणी में माना जाता है। तो अगर अक्रमत्व दोष का उदाहरण लें, जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, यह मानवी शब्द जो है वो लीला से पहले यदि आता तो और सौंदर्य बढ़ जाता। विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में यदि हम कहें तो यहां क्या किया है कि क्रम जो है वो उलट दिया है। कभी कभी अंग्रेजी से हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो अंग्रेजी का दबाव होता है, इसलिए क्रिया का या क्रम का अंतर कविता में या लेखन में आ जाता है, तो वह दोष बन जाता है। यहां भी विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, ये जो मानवी शब्द है ये लीला के बाद आए। अगर विश्व में लीला मानवी निरंतर कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर और ग्राह्य प्रतीत होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो दोष क्रम है, दोष वैविध्य है, ये बहुत व्यापक स्तर पर विवेचित है। अब ये दुष्क्रमत्व दोष 10वां और अंतिम प्रमुख दोष जिसका उल्लेख शास्त्र में किया गया, जहां शास्त्र या लोक के विरुद्ध कर्म हो, शास्त्र या लोक दोनों के विरुद्ध काम हो या क्रम हो, वहां पर दुष्क्रमत्व दोष का उल्लेख शास्त्र में किया गया। जैसे उदाहरण एक बार देखें, नृप मोह कहें हाय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, यानी यहां पर जो वाचक है उसको पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर हाथी न मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए। क्रम तो यही है ना। नृप मोह कहें हाय दीजिए, हाय माने घोड़ा, तो घोड़ा सस्ता होता है, घोड़ा हाथी की तुलना में उतना प्रबल और जानकार नहीं होता है। लेकिन यहां दोष क्या है? ये क्रम का दुष्क्रमत्व दोष। क्रम यह कि हाथी पहले आना चाहिए था, यदि हाथी न दे पाओ तो घोड़ा दे दो। तो निपमो कह हाय दीजिए कहना चाहिए, निपमो कह गजेंद्र दीजिए और अथवा मत गजेंद्र। अब ये अलग बात है कि जो मात्रा बोध है, वर्ण बोध है, उससे भी इस प्रकार की अशुद्धियां या दोष कविता में आ जाते हैं। और कभी कभी कवि अपनी तरफ से कुछ नवीन और मौलिक प्रयोग करता है तो वह भी चेंज करता है। बहुत सारे बड़े बड़े कवियों ने ऐसा किया है। तो इस उदाहरण से यह भी पता लगता है कि ये लोक विरुद्ध क्रम है। जो पहले लोक में पहले हाथी महत्वपूर्ण है, इसलिए गज को मांगना चाहिए, और यदि गज उपलब्ध ना हो तो फिर है को मांगना चाहिए। इसी तरह पुनरुक्ति दोष भी है, जहां किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर उसी अर्थ वाले अन्य शब्द का प्रयोग फिर से किया जाए, दोबारा किया जाए, वहां पर पुनरुक्ति दोष होता है। जैसे सब को जानत तुम्हें सारे जहान, सारे जगत जहान में। अब जब जगत कह दिया तो जहान की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये जो दोष है ये पुनरुक्ति दोष है। इस तरह जगत के बाद जहान का प्रयोग अनावश्यक रूप से हुआ है। रस दोष, जहां भाव व्यंग रूप में ना होकर स्वयं ही अपना वर्णन करने लगे, वहां पर स्वशब्द वाक्य रस दोष माना जाता है। विस्मृति या अवसाद, घेरे से नीरव थे बस चुप कर देती, ऐसे अनेक प्रयोग हैं जिनका उल्लेख हम कर सकते हैं। मुकुट की उटक लटक विधि, कुंटक विधि कुंड को, भौह की मटक नेक आंखिन दिखाई रे। यहां पर श्रृंगार रस में
ठ ड आदि जो कर्ण कटु या महाप्राण है उनका प्रयोग उसकी सामान्यतः शास्त्र में अनुमति नहीं है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि कविता में दोष अनेक प्रकार के हैं। दोषों का आगमन कवियों की चूक से, गलती से होता है और उससे काव्य की महत्ता घट जाती है, जबकि काव्य में दोष के विपरीत यदि गुण आ जाए तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं और अगली बार गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला में हम नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।